इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नाम से पता चलता है कि अगर बॉडीज कोलाइड कर रही हो तो कोलिजन इलास्टिक हो, लेकिन वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का मतलब है वन डायरेक्शन में मूव कर रही हो। हम जो अपने सिलेबस के अंदर इलास्टिक कोलिजन को पढ़ते हैं वो वन डायमेंशन में पढ़ते हैं। टू डायमेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है। और वन डायमेंशन का मतलब होता है कि वन डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स या अलॉन्ग वाई या अलॉन्ग सी, कोई एक होगा। जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो फिर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन मेरा आपसे इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व नहीं रहती? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि आपने ये पढ़ना होता है कि क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड। तो यहाँ नॉट कंजर्व्ड है। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में जो डिफरेंस है मेनली वो किस चीज़ का है? वो काइनेटिक एनर्जी का है। मोमेंटम ओवरऑल दोनों में कंजर्व होगा। अगर एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करें और फर्ज करो वो बॉल सरफेस से बाउंस नहीं करती जिस सरफेस पे वो फेंकी, तो मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है? एक बॉडी को हमने एक हाइट से ड्रॉप किया, वो सरफेस से बाउंस करने के बाद जो अपनी पहली वाली हाइट है उसको अटेन नहीं कर पाती, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है? क्या रीज़न है यहाँ? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कोलिजन के दौरान किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। कि कोलाइड करते हुए वो मे बी हीट में, मे बी साउंड में कन्वर्ट हो गई जिस सरफेस के साथ उसका कोलिजन हुआ। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का, वो रीज़न है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इन इलास्टिक कोलिजन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या चीज़ कंजर्व नहीं है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और अगर पूछा जाए कि क्या चीज़ कंजर्व है तो वो टोटल एनर्जी और मोमेंटम। तो अब आप इजीली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ये हमारे पास कंजर्व रहेंगे। जबकि हम जब बात इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ओनली मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है वहां पर आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर नॉन कंजर्वेटिव यानी जैसे फ्रिक्शन है, हीट लॉस है आपकी, वो भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। उसमें सारी की सारी फोर्सेज कंजर्वेटिव नहीं होती। अब मैंने साथ एग्जांपल दी कि अगर एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया जाए और वो बॉल ग्राउंड से हिट करने के बाद अगर बाउंस बैक करे और अपनी एक्चुअल हाइट को दोबारा अटेन कर ले, ये कब पॉसिबल होता है? कि अगर एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करें और वो बाउंस करने के बाद दोबारा से वही हाइट अटेन कर लें, ये तब पॉसिबल होता है जब आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को, ए रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं। और इसका मतलब एक और भी है कि अगर एक बॉडी ने वही हाइट दोबारा अटेन कर ली तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रह रही है, उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं है, और ये इलास्टिक कोलिजन के लायक है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक और बॉडी है, जैसे मैं फर्ज करो पत्थर कहता हूँ, कोई रफ बॉडी है, उसको मैंने उसी सरफेस पे ड्रॉप किया। अब पत्थर तो बाउंस बैक नहीं करता जैसे बॉल बाउंस बैक करती है, तो होगा क्या? जब वो स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी को हीट साउंड की फॉर्म में लॉस कर देगा। रीजन क्या है? रीजन नेचर ऑफ बॉडी है। बॉडी किस नेचर की बनी हुई है? जिस चीज से कोलाइड हो रहा है वो सरफेस क्या है? एक बॉल रेत के ऊपर तो बाउंस नहीं करती, लेकिन बॉल कंक्रीट के ऊपर बाउंस करती है। तो रीजन क्या है? वो सरफेस जिसके साथ उसका कोलिजन हो रहा। तो बॉल यहां से बाउंस बैक करेगी, और अगर वो अपनी एक्चुअल हाइट को अटेन नहीं कर पाती, दैट मीन्स उसने अपनी एनर्जी को लॉस किया किसी और फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी में तो वो एनर्जी ऐड हो जाएगी, हीट और साउंड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बनी ना। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये कंजर्व है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम और आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व है। अब टॉपिक
जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज पर्टिकुलरली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो एक्स हो या वाई हो, उसमें बॉडी मूव कर रही है। तो हमने जब मोमेंटम के टॉपिक को पढ़ा था तो वहां पर भी हम वन डायमेंशन को ही डिस्कस कर रहे थे। जैसे ये नीचे जो एग्जांपल है कि ये मोमेंटम के टॉपिक से ही आई है कि एक बॉडी जिसका मैस m1 वेलोसिटी v1 कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से जिसका मैस m2 वेलोसिटी v2 से। कोलाइड क्यों करती है? v1 v2 से ग्रेटर है। और अगर तो कहोगे v1 v2 के इक्वल है तो क्या ये बॉडीज कोलाइड करेंगी? अगर v1 v2 के इक्वल है तो क्या ये बॉडीज कोलाइड करेंगी? नो, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा। और अगर v2 v1 से ग्रेटर है तब भी कोलाइड नहीं करेंगे। तो कोलाइड तभी करेंगी जब जो बॉडी अप्रोच कर रही है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर हो। जब कोलाइड करेंगी तो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन का केस, और सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो के इक्वल आएगी। कोलाइड करने के बाद हमने एज्यूम कर लिया कि एक की वेलोसिटी v1 डैश हो गई और दूसरी की वेलोसिटी v2 डैश हो गई। अब रिजल्ट्स क्या हैं इलास्टिक कोलिजन के? हम डेरिवेशन की तरफ तो यहाँ नहीं जाएंगे, हम बेसिकली डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो जब एफएससी में आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि दोनों कंजर्व रह रहे हैं। और जब दोनों को यूज करते हुए आप सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो आपके पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इलास्टिक कोलिजन का। और वो रिजल्ट ये है कि जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा तो जितनी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है उन बॉडीज की, उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। तो कभी आपने चेक करना हो कि क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या नहीं है, तो ये सबसे आसान तरीका है कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर को चेक कर लो। अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है तो ये कोलिजन इलास्टिक है, और अगर वो सेम नहीं आ रही तो कोलिजन इनइलास्टिक है। वैल्यू ओवरऑल आपने वैल्यू को देखना है, और वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड है। दूसरी जो इसके लिए टर्म यूज होती है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वो ये है कि जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, एक ही बात है लिखने का अंदाज डिफरेंट है, क्योंकि जब दो बॉडीज ने कोलाइड कर रही होना है तो वहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, उतनी ही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिसेशन भी होगी। रिसेशन का मतलब होता है जब चीजें एक दूसरे से दूर जाएं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जितना हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ रिसेशन होगा। अब जरा जो कंडीशन आपने ऊपर लिखी उसके मुताबिक इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी? v1 माइनस v2, क्योंकि v1 ग्रेटर है v2 से। किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। ये डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा, ये बेसिकली हम प्रूव करते हैं। अब v1 माइनस v2, इसको और क्या लिखा जा सकता है? राइट साइड पे नेगेटिव कॉमन ले लो। जब राइट साइड पे नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? v1 डैश माइनस v2 डैश। क्यों? जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है बच्चे आपके पास इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि वाकई ये कोलिजन इलास्टिक है या कोलिजन इलास्टिक नहीं है। और जब भी आपने इसको चेक करना है तो ये आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर राइट पे +5 तो लेफ्ट पर भी +5 ही आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। अब जब हम इस कंडीशन को यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो हम दो फार्मूलाज ड्राइव करते हैं। एक फार्मूला हम v1 डैश का और एक फार्मूला v2 डैश का। और यही हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कोलाइड करने के बाद सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो अब आपने इनके फार्मूलाज को याद करना है। अब इन फार्मूलाज को याद करने का तरीका जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिमिलर फार्मूलाज है। दोनों फार्मूलाज के अंदर दो टर्म्स हैं, एक है टर्म v1 की और दूसरी जो टर्म है वो v2 की। तो जब भी आपने इन फार्मूलाज को याद करने के लिए लिखना है तो आपने ये याद रखना है कि दोनों के अंदर दो दो टर्म्स हैं, पहली v1 है दूसरी v2 है। उसके बाद ओवरऑल ये फार्मूला चाहे v1 डैश का है या v2 डैश का है,
ये डिवाइड हो रहा है मैसेज के सम से। यहाँ पर भी m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी आपके पास m1 प्लस m2। अब यहाँ तक तो ये फार्मूलाज हैं सिमिलर। अब ऊपर क्या आएगा उसको आप लोगों ने याद करना होता है। उसको याद करने का भी तरीका ये है कि एक फार्मूला को याद कर लो, दूसरा लिखा जाएगा। अब यहां पर आपके पास आएगा m1 माइनस m2, यहां से याद करना शुरू करें। नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है। दूसरी टर्म क्या आपके पास आएगी, अगर यहां 1 है तो यहां 2 आएगा, और 2 के साथ यहां 2 आ जाएगा, 2m2। तो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है, ये वाला। अब आपने दूसरे फार्मूला के ऊपर लिखना है। अब उसको क्या लिखने का तरीका होता है, जो फर्स्ट फार्मूला v1 डैश का न्यूमरेटर है उसको रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करने का मतलब ये होगा कि यहाँ 2m2 बाद में था, यहाँ 2m1 पहले आएगा। वहां पर पहले m1 माइनस m2 था, और यहां पर क्या आएगा m2 माइनस m1। तो अब आप दोनों फार्मूलाज को एक दफा जरा देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस में नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में। 2 से 3 दफा ये फार्मूला लिखोगे आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा, ताकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं आप उनको सॉल्व कर सको। तो इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक आगे डिस्कस करेंगे एंड में। वो सिंपल वैल्यू बेस होते हैं कि दोनों बॉडीज का मास गिवन है, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी गिवन है, और कोलिजन के बाद आपको फाइंड करना है कि आपके पास वेलोसिटी फर्स्ट की या सेकंड की क्या होगी। 2m2 फर्स्ट में होगा और दूसरे वाले में 2m1 होगा। अब इनके केसेस, जैसे एक बच्चे का ऊपर क्वेश्चन था कि अगर मैस ग्रेटर हो तो क्या होगा, वो केसेस हैं इसके। अब हम उन केसेस की बात करेंगे। अब वन बाय वन इन केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस, अगर जो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उसमें से दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो और कोई कंडीशन नहीं है, तो देखो बच्चे दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, और मोस्टली क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। तो v2 को 0 पुट कर दोगे। जब v2 को 0 पुट करोगे तो फार्मूला क्या बनेगा v1 डैश का, सिर्फ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 डैश क्या बनेगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बाकियों को और से सुनिएगा। सेकंड केस, सेकंड आपके पास जो केस है वो ये है कि अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो तो क्या होगा। दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं और उन बॉडीज का मास इक्वल है तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल है तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि कोलाइड होने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के इक्वल आ जाएगी, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पहले के इक्वल आ जाएगी। इसकी जो एग्जांपल मोस्टली दिया करते हैं वो स्नोकर की दिया करते हैं कि स्नोकर में जब क्यू बॉल या वाइट बॉल किसी कलर बॉल से जाके हिट करती है तो स्नोकर के टेबल पे तमाम बॉल्स का मैच सेम होता है। तो जब ये हिट करेगी तो क्या होगा, मूव कौन कर रहा है, वाइट बॉल। कोलिजन के बाद वाइट बॉल रेस्ट पर आ जाएगी। अब देखो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, पहले v2 0 था, अब v1 डैश 0 हो गया। और जो ब्लैक बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। कितनी वेलोसिटी से, जो पहले बॉडी की वेलोसिटी थी मतलब v1। ये है वेलोसिटी के इंटरचेंज होने का मतलब कि v1 डैश v2 के इक्वल आ जाएगा, v2 डैश v1 के इक्वल आ जाएगा। और ये हम सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। ये ऊपर जो फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज के अंदर m1 को m2 के इक्वल पुट कर दो, तो फिर सॉल्व करके चेक करो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि v1 डैश इज इक्वल टू v2 एंड v2 डैश इज इक्वल टू v1। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। थर्ड केस, अब मैं चाहूंगा थर्ड केस का आंसर आप लोग दें। थर्ड केस ये है कि अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 हो। अब पहले दोनों केसेस को मैंने कंबाइन कर दिया। दोनों बॉडीज का मास इक्वल है और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 है। अब रिजल्ट क्या आएगा, अब आपका रिजल्ट आएगा कि v1 डैश इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि v2 0 है, वेलोसिटी ने इंटरचेंज होना ना। क्योंकि जब मैसेज इक्वल हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी,
तो पहले अगर V2 जीरो है तो V1 डैश जीरो, और बचे V2 डैश किसके इक्वल आएगा, वो V1 के इक्वल है। अब आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा हो, मैं यहां तक पहले डिस्कस करता हूं कि आपने जो रिजल्ट लिखा है ऑप्शन में, जो चूज किया है वो गलत है, आपको फील हुआ, तो इसको चेक करने का तरीका भी है। और चेक करने का तरीका ये है कि इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर दो कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी पहले है उतनी रिलेटिव वेलोसिटी बाद में है। आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, पता चल जाएगा कि क्या ये रिजल्ट करेक्ट है या नहीं। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। फर्स्ट करो, मुझे थर्ड केस में डाउट है, मैं थर्ड केस को चेक करता हूँ कि क्या थर्ड केस का जो रिजल्ट है वो करेक्ट है या नहीं है। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश। ज़रा वैल्यूज को पुट करें। V2 क्या, जीरो, तो यहाँ आएगा V1 माइनस जीरो। V2 डैश किसके इक्वल है, V1 के, और V1 डैश किसके इक्वल है, जीरो के। तो ज़रा बताएं, लेफ्ट साइड पे भी V1 और राइट साइड पे भी V1, क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं? अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो दैट मीन्स आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट आपका है वो करेक्ट है। तो ये तरीका है किसी भी कंडीशन, किसी भी रिजल्ट को चेक करने का, चाहे आप इस फर्स्ट केस को चेक करना चाहो, चाहे आप सेकंड केस को चेक करना चाहो, और चाहे आप थर्ड केस को चेक करना चाहो, वैल्यूज को पुट करके पता चल जाएगा। साइन की भी गलती हुई ना कहीं पर, तो इसका मतलब कहीं पर आपने गलती की हुई है। अब आ जाओ फोर्थ और फिफ्थ केस पे। फोर्थ केस ये है कि अगर एक हैवी बॉडी जाकर एक लाइटर बॉडी से हिट करे, और फिफ्थ केस ये है कि अगर वो लाइटर बॉडी वापस जाकर हैवी बॉडी को हिट करे, और साथ दूसरी कंडीशन ये कि हमारे पास सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास M1 M2 से हिट करता है, M1 M2 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर कितना है, बहुत ज्यादा ग्रेटर। अब इस बहुत ज्यादा ग्रेटर की कंडीशन समझिएगा, कितना ग्रेटर है, इतना ग्रेटर है कि जब M1 में से M2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर M1 के इक्वल ही आएगा, मतलब M1 को फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ग्रेटर है कि जब M1 के अंदर M2 ऐड करेंगे आंसर M1 ही आएगा। तो जब आप ये सोचे ना कि ये चौथी कंडीशन है, तो जरा इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि वाकई मैसेज का इतना डिफरेंस है कि M1 में M2 ऐड होने से फर्क नहीं पड़ रहा, या M1 में से M2 सब्ट्रैक्ट होने से फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी एग्जांपल मैं यूं दिया करता हूं कि 100,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो। 100,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100,000 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट करो, अब तो फर्क पड़ेगा। तो अब ये केस नहीं बनेगा, अब प्रॉपर फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अब मैं इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर रहा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ आऊंगा कि हमारा इसका रिजल्ट क्या बनेगा। अब जरा एक चीज को ऑब्जर्व करें कि अगर एक हैवी बॉडी जाके लाइटर बॉडी से हिट करे तो होता क्या है प्रैक्टिकली। क्या हैवी बॉडी को कोई फर्क पड़ता? क्या हैवी बॉडी को कोलाइड करने के बाद फर्क पड़ता? जैसे एक ट्रक आए और एक रास्ते में एक बॉक्स पड़ा हो और ट्रक आकर बॉक्स को हिट करे तो ट्रक को तो फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवी बॉडी है V1, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, फर्क पड़ता है लाइटर बॉडी को। और क्या होता है उस लाइटर बॉडी के साथ, वो दूर जाके गिरती है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है? पहले वाली वेलोसिटी के डबल। क्यों? क्योंकि पहली वाली बॉडी ने अपने मोमेंटम को ट्रांसफर किया, तो मोमेंटम ट्रांसफर जब किया है तो उस वजह से सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बॉडी आएगी। अब आप इसको चेक करना चाहो, क्योंकि मैंने फार्मूला में वैल्यू पुट नहीं की कि क्या ये रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है, तो ऊपर तरीका है चेक करने का, चेक करके देखें क्या ये रिजल्ट वाकई करेक्ट है। मैं आपको चेक करके बता देता हूं कि V1 माइनस V2, V2 डैश माइनस V1 डैश, V2 जीरो है, यहाँ जीरो आ गया। V2 डैश क्या लिखा, 2V1 माइनस V1। तो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं? इस कंडीशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट करेक्ट है। लास्ट केस, अब जरा ऑब्जर्व करें, एक छोटी बॉडी हैवी बॉडी से टकराए। इसकी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हो कि एक टेनिस बॉल आपके हाथ में, और उस टेनिस बॉल को आप थ्रो करते हो दीवार की तरफ। सामने दीवार है, अब दीवार का मैच उस टेनिस बॉल के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, तो क्या मुझे दीवार को फर्क पड़ेगा? दीवार तो वही रहेगी। दीवार अगर पहले रेस्ट पर है बाद में भी रेस्ट पर है, लेकिन बॉल को फर्क पड़ेगा, बॉल बाउंस बैक कर जाएगी।
तो अगर जाने की वेलोसिटी पॉजिटिव तो आने की वेलोसिटी उसकी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से हिट करती है तो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद रिवर्स हो जाती है, वो टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन जो हैवी बॉडी रेस्ट पर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी पहले भी जीरो और उसकी वेलोसिटी बाद में भी क्या आएगी, वो जीरो के इक्वल आएगी। अब मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट करेक्ट है। वैल्यू पुट करते हैं कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी पहले उतनी रिलेटिव वेलोसिटी बाद में। तो v1 माइनस जीरो, v2 डैश कितना हमने लिखा हुआ है जीरो, और v1 डैश कितना लिखा हुआ है माइनस v1। ये माइनस आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आपका रिजल्ट करेक्ट है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा क्या मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगे, नो। और अगर मैं गलती से 2 लगा दूंगा 2v1, क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगे, नो। इसका मतलब किसी भी केस को चेक करना है कि क्या वाकई हमारे पास रिजल्ट ठीक है, सब्स्टिट्यूट करें, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये बच्चे इसके 5 केसेस हैं कि अगर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो तो क्या होगा, अगर मैसेज दोनों के इक्वल हो तो क्या होगा, मैसेज इक्वल वेलोसिटी जीरो हो तो क्या होगा, और फिर अगर फर्स्ट बॉडी का मैस ग्रेटर हो और लास्ट अगर फर्स्ट बॉडी का मैस लेसर हो, और इन दोनों केसेस में सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। तो ये तमाम केसेस आपके एमसीक्यूज में आते हैं। कई दफ़ा एमसीक्यू पढ़ के हम डायरेक्ट जज कर लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल केस है। कई दफ़ा हम गलती भी करते हैं कि हम ज़बरदस्ती उसको कोई केस बना देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से ये एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपने जज करना होगा। उस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारी बुक्स में डिस्कस नहीं होता है, ये लेकिन ये 2022 के टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था, लेकिन ऑब्वियसली ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको मैं हर दफ़ा बताता ज़रूर हूँ क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है। दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट आपके पास कॉन्स्टेंट्स के लिए बेसिकली टर्म यूज़ होती है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसका सिंबल ई है, ये है क्या। तो याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन relative velocity before collision to relative velocity after collision। जितनी relative velocity हमारे पास collision से पहले है उतनी ही relative velocity collision के अगर बाद है, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो 1 के इक्वल है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रेशियो 1 के इक्वल नहीं आएगी। आप इसी चीज़ को अगर कहीं पर यह लिखा हो कि जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब जब कोलाइड करने से पहले की बात कर रहे हैं तो तब वो वेलोसिटीज क्या होंगी, ऑब्वियसली डिफरेंस की फॉर्म में होंगी, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिसेशन या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो सेम है, जो सेम क्वांटिटीज की रेशियो। अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी और इसकी वैल्यू 0 कब होगी। देखो बच्चों, वैल्यू 1 तो तब होगी ना जितनी वेलोसिटी अगर बिफोर कोलिजन हो उतनी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो। और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कब होती है, जब बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर हो। तो जब आपकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो हम डिस्कस भी करते हैं अपने सिलेबस में तब हो, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। और अगर ये 0 के इक्वल है तो उसकी कंडीशन क्या है। अच्छा, मैंने यहां पर एक गलती कर दी, मैं इसको करेक्ट कर दूं। कि वेलोसिटी हमारे पास जो यहां पर है, मैंने इसको रिवर्स लिख दिया। इसमें जो मिस्टेक है वो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया मैंने क्या की। अब मेरे कहने पर आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मिस्टेक क्या है। ये बेसिक मैंने उल्टा लिखा हुआ, ऊपर सेपरेशन आएगा नीचे अप्रोच आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नॉट बिफोर, यहाँ पर आपके पास आएगा वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो इसके मतलब ऊपर आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन, और नीचे आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसकी वैल्यू 1, उसमें तो कोई मसला नहीं है कि वैल्यू 1 कब आएगी, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी बिफोर आफ्टर इक्वल है। लेकिन वैल्यू 0 कब आएगी? वैल्यू 0 बजे तब आएगी जब आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर दो बॉडीज आपस में हिट करें और हिट करने के बाद वो बॉडीज आपस में कंबाइन हो जाए, स्टिक टुगेदर हो जाए। तो जब वो बॉडीज आपस में स्टिक टुगेदर हो गई और वो मूव नहीं कर रही, आपस में स्टिक हो गई और मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर तो प्रेजेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी जो बिफोर है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो स्टिक कर गई तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल। अब आप जरा रेशो को देखो, तो रेशो के अंदर आपने आफ्टर टू बिफोर लेना है। तो आफ्टर आपकी वैल्यू 0 है, बिफोर आपकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? वो 0 के इक्वल आएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर आपका लिखा हो कि दो बॉडीज आपस में हिट हुई हैं और आपस में वो बॉडी स्टिक हो गई हैं, इसका मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगा। लेस देन 1 भी हो सकता है, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, उन केसेस की बात हम नहीं कर रहे, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनकी तरफ जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं। लेस देन 1 भी होता। हम दो कंडीशंस को जो हमारी बुक में जिनसे रिलेटेड टॉपिक हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर हो गया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकिन पता होनी चाहिए। वैल्यू 1 के इक्वल तब होगी जब बिफोर आफ्टर इक्वल होंगे, कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। वैल्यू 0 कब होगी? जब आफ्टर कोलिजन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वो कब 0 होगी? व्हेन बॉडी स्टिक टुगेदर। तो जितने भी ये क्वेश्चन है जहाँ बॉडी स्टिक कर जाए, जैसे एक बच्चा मड की एग्जांपल ले रहा है कि बॉल को हम एक हाइट से मड पे या सैंड पे थ्रो करें और वो बॉल उस मड के अंदर चली जाए, उसका स्टिक हो जाए या बाउंस प्रॉपरली वापस ना करे, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आएगा। ऑब्वियसली परफेक्टली नहीं होगा, अगर हल्की सी भी बाउंस करेगी तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है, लेकिन वो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। एंड करते हैं इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से। दो बॉडीज के मैसेज गिवन है m1 और m2, एक का मैस 70 ग्राम, दूसरे का मैस 140 ग्राम। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? हमें कैसे पता चलता है कि इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है? क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया तो मैंने मेंशन कर दिया कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आपको पता चल गया इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर बॉडीज कोलाइड करती हैं और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बॉडी स्टिक टुगेदर एंड देन मूव्स, या बॉडी ड्रैग करती है, जैसे ट्रक वाली एग्जांपल है, तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो जब बॉडी स्टिक कर जाएंगी तो इलास्टिक कोलिजन के फार्मूला से सॉल्व नहीं होंगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो एफएससी लेवल पे क्वेश्चंस हैं उनमें एग्जामिनर ये बात लिख देता है कि बॉडीज जो कोलाइड हुई हैं वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, और जिन केसेस में वो नहीं लिखता वो ड्रैग वाला केस होता है कि बॉडीज ड्रैग कर रही हैं। बॉडी जब ड्रैग कर रही हैं इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन के फार्मूला से सॉल्व नहीं होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होगा। जी क्या आंसर आ रहा है? v1 डैश और v2 डैश का आंसर क्या आएगा? अब पहले तो ये मुझे बताएं, क्या ये कोई केस है चौथा या पांचवा? क्या इसको मैं केस 4 या 5 ले सकता हूं कि जहां m1 m2 से बहुत ग्रेटर है? नो, कि हाफ का डिफरेंस है तो ये उसमें नहीं आएगा। तो वो कंडीशन को याद रखिएगा कि m1 m2 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर का या बहुत ज़्यादा लेसर का मतलब क्या है, कि इतना चेंज है कि उसके ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से उसको फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ेगा। उसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला यूज करना है। v2 0 है, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 डैश में भी फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। अब वैल्यूज पुट करते हैं। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है यहां पर? नो, क्योंकि रेशो है, अगर ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम करोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा।
तो जब डिवाइड हो रहे होते हैं बेशक ना करें, लेकिन आदत अच्छी है अगर कर लें तो। अदरवाइज कई बच्चे जहाँ करने होते हैं वहाँ भी नहीं करते। M1 70 है, M2 140 है, और नीचे 70 प्लस 140 और V1 की वैल्यू 9। यहाँ पर 2 टाइम्स 70 डिवाइड बाय 70 प्लस 140 मल्टीप्लाइड बाय 9। यहाँ पर क्या आएगा 70 माइनस 140 माइनस 70, नीचे क्या आएगा 210 मल्टीप्लाइड बाय 9, और यहाँ पर 140 ओवर 210 मल्टीप्लाइड बाय 9। साइन का ख्याल रखना है, क्योंकि साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वापस मूव कर गई है। 0 कैंसिल करोगे, 7 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव और ये वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ क्या कि जब 70 ग्राम बॉडी जाके हिट हुई 140 ग्राम बॉडी से, तो कुलियन के बाद जो हैवी बॉडी है वो तो मूव करना स्टार्ट कर गई राइट डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, इस वजह से साइन क्या आ रहा है, वो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड था, और हमें साइंस जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डायरेक्शन के बारे में, कि पहले V1 राइट की तरफ मूव कर रहा था, अब V1 लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का टॉपिक। मेनली इस टॉपिक में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं थ्योरेटिकल चीज़ों के अलावा। थ्योरेटिकल तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, एक इसके फार्मूलाज और एक इसके केसेस।